पावरफुल, सिंपल और भरोसेमंद। ये दुनिया की सबसे फेमस राइफल है। इसके कई नाम हैं: पीपल्स गन, राइफल ऑफ द रेवोल्यूशन, कलाश्निकोव या एके। इसने वॉरफेयर हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ बैटलफील्ड तक ही नहीं बल्कि मूवीज और वीडियो गेम्स में भी एके की अलग इमेज है। लेकिन ये इतने आइकॉनिक क्यों है? इसे क्या इतना इफेक्टिव बनाती है? और भला क्यों ये आज 80 साल बाद भी यूज में है? AK-47 का डेवलपमेंट सोवियत यूनियन में हुआ था, लेकिन इसकी बुनियाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी में रख दी गई थी। जर्मन्स ने नोटिस किया कि ज़्यादातर लड़ाई 400 मीटर के अंदर ही होती थी, जिसमें फुल पावर राइफल राउंड्स की ज़रूरत नहीं थी। सब मशीन गन्स जैसे जर्मन MP40 और अमेरिकन थॉमसन में हाई रेट ऑफ फायर तो था, पर पिस्टल कैलिबर यूज करने की वजह से वो लॉन्ग रेंज पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। जर्मन्स ने इस वजह से पिस्टल और राइफल के बीच का कार्ट्रिज डेवलप किया। 7.9 बाय 33 मिलीमीटर के इस इंटरमीडिएट कार्ट्रिज को बाद में STG-44 में यूज किया गया, जो वर्ल्ड के फर्स्ट असॉल्ट राइफल्स में से एक था। जब सोवियत ने बैटलफील्ड पर STG-44 के अर्ली वर्जन्स को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि ये राइफल्स उनकी ट्रेडिशनल बोल्ट एक्शन जैसे मोसिन नगान से काफ़ी बेहतर थी। इनका ऑटोमेटिक फायर मोड ज़्यादा फायर पावर प्रोवाइड करता था। इसमें यूज़ होने वाले इंटरमीडिएट कार्ट्रिज की वजह से रिकॉयल कम था, तो इसे कंट्रोल करना भी ईजी था। इंटरमीडिएट कार्ट्रिज का एक और फ़ायदा ये था कि STG-44 जैसी गन्स साइज में बोल्ट एक्शन राइफल से छोटी और काफ़ी हल्की थी, तो इन्हें बैटलफील्ड में मूव करना भी ईजी था। इन सभी एडवांटेजेस को देखकर सोवियत से अपना खुद का इंटरमीडिएट कार्ट्रिज डेवलप करना शुरू किया, जो बाद में M1943 या 7.62 बाय 39 mm बना और आगे चलकर AK में यूज हुआ। मिखाइल कलाश्निकोव रेड आर्मी के 108th टैंक डिवीजन का हिस्सा थे। 1941 में जर्मनी के अटैक में घायल होने के कारण उन्हें एक्टिव ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। जर्मनी के ऑटोमेटिक वेपन्स को वॉर में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने वेपन्स डिजाइनिंग पर फोकस करना शुरू किया। उनके अर्ली सबमशीन गन डिजाइन्स पहले रिजेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने सोवियत ऑफिशियल्स का ध्यान खींच लिया। इसी वजह से उन्हें AK-47 को रिफाइन करने में इन्वॉल्व किया गया। कलाश्निकोव का डिज़ाइन सिंपल था। इसका कोर एक गैस सिस्टम था जो सालों पहले इन्वेंट किए गए मैक्सिम गन से लिया गया था। इसके अलावा डिज़ाइन में कुछ एलिमेंट्स बैटल टेस्टेड वेपन्स जैसे अमेरिकन M1 गैरेंट और STG-44 से भी लिए गए थे। लेकिन दो फीचर्स कलाश्निकोव के डिज़ाइन को ब्रेक थ्रू देने में मददगार हुए। पहला, बोल्ट कैरियर और गैस पिस्टन को कंबाइन करके एक सिंगल पार्ट बनाया गया। ये हैवी पार्ट गर्म गैसेस से एक्सेस एनर्जी जमा करता था और मैकेनिज्म में फंसे डर्ट और कार्बन को फायरिंग के दौरान ही हटा देता था। पार्ट्स कंबाइन करने से राइफल को साफ करना भी ईजी हो गया। दूसरा, उस टाइम के प्रोफेशनल गन मेकर्स गन्स के सभी पार्ट्स को टाइट फिटिंग के साथ डिज़ाइन करते थे, पर कलाश्निकोव ने पार्ट्स को बीच में गैप्स के साथ डिज़ाइन किया। इससे अगर मैकेनिज्म में कार्बन या डर्ट फंस भी जाए तभी गन बिना रुके फायरिंग करती रहेगी। – 1948 में ओरिजिनल डिज़ाइन के कुछ रिफाइनमेंट्स के बाद AK का मास प्रोडक्शन वेरिएंट अडॉप्ट किया गया। इसे AKM यानी AK मॉडर्नाइज्ड कहा गया। यही वो वेपन था जो सोवियत्स ने एक्सपोर्ट किया, लेकिन पुराना नाम AK-47 इतना पॉपुलर हो चुका था कि सब इसे इसी नाम से बुलाने लगे। असल में फ्यूचर के सभी मॉडल्स को AK के नाम से ही जाना जाने लगा। अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए सोवियत्स ने कभी भी AK का पैटेंट नहीं करवाया। इसे बड़ी क्वांटिटीज़ में बनाकर वर्ल्ड वॉर 2 में जीते गए स्टेट्स के थ्रू उन सभी देशों को दिया जो कोल्ड वॉर में USSR की साइड थे और उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। इस पर सोवियत्स ने बिना लाइसेंसिंग फीस के AK का होलसेल प्रोडक्शन भी अलाउ किया और साथ ही टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। इस वजह से AK के कई रीजनल वेरिएंट्स बने, जिनमें सबसे पॉपुलर चाइनीज टाइप 56 था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इन ब्लॉक स्टेट्स ने पैसों के लिए सोवियत वेपन्स ब्लैक मार्केट पर बेचना शुरू कर दिया। इस पर AK 30 से भी ज़्यादा देशों में पहले से प्रोड्यूस हो रही थी। एक साथ इतनी सप्लाई बढ़ने से AK और इसके वेरिएंट्स काफ़ी कम प्राइस पर अवेलेबल हो गए और ब्लैक मार्केट के थ्रू दुनिया भर के रेबल्स, फ्रीडम फाइटर्स, टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड्स के हाथ लग गए। ये ग्रुप महंगी वेपन्स जैसे M16 या तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे
या वो लीगली ये वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स या उसके एलाइज से नहीं ले सकते थे। पॉलिटिक्स को अगर साइड में रखें तो भी एक सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट आइटम था। यह सस्ता था, आसानी से बड़ी क्वांटिटीज में प्रोड्यूस किया जा सकता था, इसे ट्रांसपोर्ट करना सिंपल था, इसे इजीली रिपेयर किया जा सकता था। मैकेनिज्म में गैप्स की वजह से ये लोकली मेड या पोअरली मेंटेन्ड कार्ट्रिजेस को भी हैंडल कर सकता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसके लिए एक रेडी मार्केट पहले से अवेलेबल था। कई कंट्रीज ने AK प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी राइफल्स बनाई, जिनमें इंडियन आर्मी की इंसास और इजरायली गलील भी है। सिर्फ असॉल्ट राइफल्स ही नहीं, लाइट मशीन गन्स जैसे RPK, सब मशीन गन्स जैसे बाइजन और विचियाज, पर्सनल डिफेंस वेपन्स जैसे AKS-74U और गपार्ड, शॉटगन्स जैसे साइगर 12, बुल पप्स जैसे OTS-14 और स्नाइपर्स जैसे VSS और VSK कलाशनिकोव प्लेटफॉर्म के कुछ डेरिवेटिव्स हैं। ये फर्स्ट पर्सन शूटर्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटल रॉयल जैसे PUBG के प्राइमरी असॉल्ट राइफल्स में से एक है। AK में ज़्यादातर हाई डैमेज आउटपुट देखने को मिलता है और दूसरी गन्स के उलट ये जल्दी या लोअर लेवल्स पर अनलॉक हो जाती है या बैटल रॉयल में मोस्ट कॉमन वेपन्स में से एक होती हैं। लो टू मिड रेंज कॉम्बैट इसकी स्पेशलिटी है, मगर इसका हाई रिकॉयल इसे कंट्रोल करना मुश्किल बना देता है और लॉन्ग रेंज पर शॉट्स को इनएक्यूरेट कर देता है। पर अगर एक बार इसका रिकॉयल कंट्रोल कर लिया जाए तो ये खतरनाक वेपन बन जाता है। बैटलफील्ड से लेकर वीडियो गेम्स तक इसका इम्पैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। रगेड डिज़ाइन, बेजोड़ रिलायबिलिटी और हर जगह अवेलेबल होने से ये मिलिट्री, रेबल्स और वीडियो गेम्स का गो टू फायर आर्म है। चाहे इसके सिंपल इंजीनियरिंग के लिए इसे एडमायर किया जाए या कॉन्फ्लिक्ट्स को वॉर बना देने के लिए क्रिटिसाइज, AK दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल वेपन्स में से एक है।